हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 176, जिसके अंदर अपन एरर वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी सबसे ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और मॉड्यूल में भी आपको इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक ही बार के अंदर सारे क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन, जैसे मतलब आपके पास है सरल लोलक है, सरल लोलक की जो लंबाई है वो तो कितना देगी आपके पास है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और लंबाई मापने के लिए आपने जो स्केल काम में ली है, इसकी अल्पतमांक कितना देगी आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो आपने इसका जो आवर्तकाल है, आपने 50 दोलनों का आवर्तकाल मापा है। तो 50 दोलनों का आवर्तकाल है वो कितना प्राप्त होता है आपको 100 सेकंड। और जो आपने घड़ी काम में ली है ना, उस घड़ी की जो अल्पतमांक है वो कितने देगी आपके पास है 0.5 सेकंड हो जाएगी। तो आपको ना गुरुत्वित जी के मापन में, जी के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी है अभी। चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब बात सुनो अभी, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। सरल लोलक का फॉर्मूला हर कोई जानता है, टी बराबर कितना होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बटे जी होता है। दोनों तरफ से सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बटे ये आपके पास है जी हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है जी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन, इसको अपन बोलेंगे टी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास है डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 बराबर क्या हो देगा डेल्टा एल बटे एल प्लस, यहां पे टी की पावर कितने भी 2 है, तो इसको अपन लिख देंगे 2 डेल्टा टी अपॉन टी, इंटू में क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे। तो बराबर डेल्टा एल लंबाई के मापन में अल्पतमांक है, वही अधिकतम त्रुटि हो जाएगी। तो अल्पतमांक कितना देगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बोलेंगे 1 सेंटीमीटर बटे लंबाई कितने देगी आपके पास 100 प्लस या आपके पास 2। समय के मापन में जो अल्पतमांक है वो कितने 0.5 है, तो कितने देगी आपके पास है 0.5। ठीक है ना। तो डेल्टा टी आ गया अपॉन टी। अब बात सुनना भी, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। यहाँ पे लिखा 50 दोलनों का आवर्तकाल कितना देगा अभी 100, तो एक दोलन का आवर्तकाल कितना देगा 2 सेकंड। यहाँ पे जो भी 2 सेकंड पुट करेगा ना, उसका आंसर हमेशा गलत आएगा। अभी यहाँ पे आपने जो टोटल टाइम मेजर किया है, आपने जो कुल समय मापा है, चाहे 10 तोलन का मापा, चाहे 20 तोलन का, चाहे 50 का, चाहे 100 का, चाहे 200 का, टोटल टाइम यहाँ पर आपको पुट करना है। तो टोटल टाइम कितना देगा आपके पास 100 हो जाएगा। और इसके बाद इंटू क्या देगा आपके पास 100। 100 से 100 काट दो, ये 1, और 100 से 100 काट दो, ये आपके पास 1। तो ये आपके पास है कितना देगा अभी 2%। त्रुटि कितने देगी आपके पास है 2% की त्रुटि हो जाएगी। इस प्रकार की बातें होती है भी। ठीक है ना। तो सरल लोलक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, तो निश्चित रूप से वो आपको 100% सही होगा, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं आगे क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक ही अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो सरल लोलक है की लंबाई तो कितनी देगी आपके पास में, ये देखिए आपके पास है 50.0 सेंटीमीटर। और इसका जो
20 दोलनों का आवर्तकाल, बीस दोलनों का जो आवर्तकाल है ना, वो आपने मापा है कितना भी, कुछ भी लिख दिया आपने, जैसे 20 दोलनों का आवर्तकाल, इसको अपन कर देते हैं 100.0 सेंटीमीटर, और 20 दोलनों का आवर्तकाल कितना देगा आपके पास है 40.00 सेकेंड। तो आपको क्या करना है भाई, जी के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन, वही हो जाएगा आपके पास है जी बराबर 4π² L/T²। तो इसको अपन बोलेंगे डेल्टा जी बटे जी इंटू 100 बराबर डेल्टा एल बटे एल प्लस क्या देगा आपके पास 2 डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 हो गया। डेल्टा एल, अब ध्यान से देखना तो लंबाई के मापन में त्रुटि यहां से अपन निकालेंगे 100.0 है ना, तो इसको अपन बोलेंगे 0.1 बटे लंबाई कितने देगी आपके पास 100, और इसके बाद है 2 डेल्टा डी कितना देगा आपके पास है डेल्टा टी 10 के बाद में 2 जीरो है, तो कितना देगा आपके पास है 0.01 बटे टी, टी कितना देगा आपके पास है 40 इंटू कितना देगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो इसको अपन करते हैं, सोल्व करते हैं। 100 से 100 को काट देंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा 0.1, और इसके बाद में प्लस का यहाँ से आपके पास है 2/20 2/40, तो ये 20 आ गया, तो 20 ये 5 आ गया, तो 5 आ गया तो कितना देगा आपके पास है 0.05 आ जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 0.15%, ये आपके पास है त्रुटि आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करें इसको नोट, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में मॉड्यूल की एक डाउट है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सब उसको पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। तो मॉड्यूल के अंदर आपको दे रखी है देवदान से ये रही डाउट, ये जेईई मेन 2014 के अंदर पूछी गई थी। तो क्वेश्चन है जेईई मेन 2014 में पूछी गई थी। ये कह रहा है कि धारा तथा वोल्टा के मध्य संबंध आई बराबर कितना देगा आपके पास है e⁻1000 v/t माइनस का 1 मिली एम्पियर है। V लगाएगी, वोल्टा T क्या है भाई, तापमान है। एक विद्यार्थी 300 केल्विन पर 5 मिली एम्पियर धारा मापता है, तो I बराबर कितना देगा आपके पास है 5 मिली एम्पियर, T बराबर कितना देगा आपके पास है 300 केल्विन। मापन करता है वोल्टेज में डेल्टा V बराबर कितना देगा आपके पास है ±0.01 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, धारा के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा I % बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा I। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं अभी, I कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर बराबर कितना देगा आपके पास e⁻1000 v/t माइनस क्या देगा आपके पास 1 मिली एम्पियर, कि माइनस का 1 इधर की तरफ आकर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा e⁻1000 v/t बराबर क्या देगा आपके पास है 6 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब अपन करते हैं इसका अवकलन करते हैं। तो I का अवकलन क्या देगा आपके पास है di या डेल्टा I बराबर, ये आपके पास है e⁻1000 v/t है। इसका अवकलन करेंगे तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो e⁻1000 v/t
और फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं अभी, इनटू में इस पावर का भी अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। तो पावर का अगर अपन अवकलन करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में बन जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1000 V/T का, 1000 V/T का। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, इंटू 1000/T, और V का क्या देगा आपके पास में, डेल्टा V, ठीक है ना, ये बन जाएगा अभी। और 1 का कितना देगा आपके पास में, 0 देगा। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो e की पावर 1000 V/T, 1000 V/T ये कितना देगा आपके पास में, 6 मिली एम्पियर। तो 6 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना देगा आपके पास में, 1000/T, T कितना देगा आपके पास है, 300 इंटू डेल्टा V कितना दे देगा आपको, 0.01 दे देगा। तो यहां से करते हैं इसको सोल्व अपन, 10⁻³ और 1000 इनको अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास कितना देगा अभी, 6, ठीक है ना, बटे 300। तो कितना देगा आपके पास है, 6/3 कितना देगा, 2। तो ऊपर तो अपन 2 ही लिख देंगे। तो ये नीचे कितना देगा आपके पास है, 100 इंटू ये भी कितना देगा आपके पास है, 100, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻⁴। तो इसको अपन बोलेंगे 0.2 मिली एम्पियर। ये आपके पास है डेल्टा आई आ जाएगा। तो धारा के मापन में जो त्रुटि है वो कितने देगी, 0.2 मिली एम्पियर की आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2014 के अंदर आपको पूछा गया था, ये मैंने आपको सोल्व करवा दिया अभी। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं देवदान से क्या करे। ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको दे रखा है वोल्टेज दे रखा है अभी, वोल्टेज दे रखा है V बराबर कितना देगा आपके पास 100 और प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 5 वोल्ट। और करंट है I बराबर कितना देगा आपके पास है 10 प्लस माइनस कितना देगा आपके पास है 0.2 एम्पियर। तो आपको ना R के अंदर प्रतिशत त्रुटि याद करनी है अभी, R में प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। तो डेल्टा R परसेंटेज फाइंड आउट करना आपको। तो बात सुनो भी, सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। अपन जानते हैं कि R बराबर कितना था आपके पास है V/I। तो यहां से आपके पास है डेल्टा R/R बराबर, या इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अपन, इंटू 100 बराबर डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I इंटू 100 बराबर। अब यहां से आपके पास है डेल्टा V कितना देगा 5/V कितना देगा 100 प्लस डेल्टा I कितना देगा आपके पास है 0.2 बटे I कितना देगा आपके पास है 50 इंटू 100। तो यहां पे 100 से अपन 100 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपके पास है 5, 100/50 कितना देगा आपके पास है 2। तो ये कितना देगा आपके पास है 2 इंटू 0.2 0.4। तो आंसर आपके पास हो जाएगा 5.4%। और यही आपका आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं देवदान से। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं।
एक दो से ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास है z बराबर a की पावर 4 b की पावर 3 अपॉन c d की पावर कितना देगा 3/2। तो आपको ये बोला जा रहा है कि z के अंदर अपेक्षित त्रुटि कितनी हो जाएगी भी। तो z में अपेक्षित त्रुटि कितनी हो जाएगी, अपेक्षित त्रुटि यानी z डेल्टा z बटे z बराबर ये 4 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस कितना देगा आपके पास 3/2 डेल्टा z अपॉन डेल्टा d अपॉन d। ये हो जाएगा अभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। एक आपके पास ऐसा क्वेश्चन है भाई, यह है कि n बराबर 2WGL अपॉन पाई r की पावर 4 इंटू क्या देगा आपके पास है थीटा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि किस राशि को अधिक शुद्धता से मापा जाना चाहिए, कौन सी राशि को आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में आपको मापना है भाई, सावधानी के साथ में मापना है। तो अपन बात कर सकते हैं कि यहां पर आपके पास है डेल्टा डेल n परसेंटेज बराबर ये आपके पास देगा डेल्टा w परसेंटेज प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा g परसेंटेज प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा l परसेंटेज प्लस क्या देगा आपके पास 4 डेल्टा r परसेंटेज और प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा थीटा परसेंटेज। अगर सभी भौतिक राशियों के अंदर मैं 1% की एरर करता हूं, w में 1% की तो n में भी 1%, g में 1% तो n में भी 1%, l में 1% तो n में भी 1%, r में 1% तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, तो n में कितनी 4% की एरर आ जाएगी, थीटा में 1% तो n में भी 1% की एरर आ जाएगी। तो 1% की एरर अगर आप r के अंदर करते हो तो n के अंदर 4% की एरर आती है। तो सबसे ज्यादा एरर है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, r का। इस कारण से r का मेजरमेंट आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेटली करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा आपको सावधानी के साथ में करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोनों से नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी घड़ी का अल्पतमांक कितना भी 1/5 सेकंड 20 दोलनों के लिए मापा गया समय कितना 25 सेकंड है। तब समय के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। तो समय के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा टी परसेंटेज आपको पूछा जा रहा है। तो डेल्टा टी परसेंटेज बराबर कितना होता है, डेल्टा टी बटे टी इंटू कितना देगा आपके पास 100। घड़ी का अल्पतमांक कितना दे रखा आपको 1/5, तो टोटल टाइम आपने कितना माप लिया भाई 25 इंटू कितना देगा 100, तो 4/5 ये आपके पास हो जाएगा 0.8%, ठीक है ना। यही बातें हैं, बाकी हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो इन सारी चीज़ों को नोट करें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में आपको मैं पढ़ाता हूँ कि राउंडिंग ऑफ किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है पूर्णांकन करना, तो वो करना सिखाता हूँ आपको मैं। छोटा सा टॉपिक है, कई बार काम आता है। पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो जैसे पूर्णांकन करते हैं अपन, तो इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि आपके पास एक संख्या है, जैसे 4.386,
इसी प्रकार से आपके पास 4.346, इसी प्रकार से आपके पास 4.35, इसके बाद में 1, इसी प्रकार से आपके पास 4.350, इसी प्रकार से 4.650। अब बात सुनना भी, आपको क्या करना है, इन सब के अंदर दशमलव के बाद में एक ही डिजिट रखनी है भी। तो दशमलव के पश्चात एक स्थान तक राउंडिंग ऑफ करो भी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे नियम यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो देखना ऐसे, देखो कैसे करते हैं बराबर। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, दशमलव के बाद में एक डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करनी है। तो दशमलव के बाद में जो एक डिजिट है इसको तो आपको छोड़ना है, इस दूसरी वाली डिजिट की आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। तो यहाँ पे तो 8 की राउंडिंग ऑफ होगी, यहाँ पे इस 4 की राउंडिंग ऑफ होगी, यहाँ पे इस 5 की राउंडिंग ऑफ होगी, यहाँ पे इस 5 की राउंडिंग ऑफ होगी, और यहाँ पर इस 5 की राउंडिंग ऑफ होगी। मतलब दशमलव के बाद में जो एक डिजिट है उसको क्या करना है, भी छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो दूसरी डिजिट की आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। अब राउंडिंग ऑफ करते टाइम आपको ये देखना है कि जिस संख्या की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, पहली बात तो ये आप नोटिस करते हैं कि जिस संख्या की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है, ठीक है ना। तो जिस संख्या की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो इस स्थिति में इससे पहली वाली संख्या को आपको 1 से बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास है जो 8 है वो 5 से बड़ा है, इस कारण से इससे पहली वाली जो संख्या है इसको आपको 1 से बढ़ा देना है। और 1 से बढ़ा दोगे तो 3 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4.4। इसके बाद में आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जिस संख्या की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो ये 5 से छोटी है, और 5 से अगर छोटी होती है तो इस स्थिति में इसको अपन डायरेक्टली यहाँ से क्या कर देते हैं, अभी हटा देते हैं। इसको डायरेक्टली अपन यहाँ से हटा देते हैं, यानी इससे पहली वाली संख्या को आपको 1 से राइज करने की या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसको अपन डायरेक्टली यहाँ से हटा देते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो या तो संख्या 5 से बड़ी होगी तो 1 से बढ़ा दो, या संख्या 5 से छोटी होगी तो इसको डायरेक्टली हटा दो, ठीक है ना। तीसरी बात हो सकती है कि संख्या 5 हो सकती है, क्या हो सकती है, एग्जैक्टली 5 हो सकती है। अगर 5 होगी तो दो बातें होगी। दो बातें ये होगी कि या तो इसके पीछे कुछ है और या इसके पीछे कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखना, देखो अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है तो कुछ भी नहीं करना, सीधा इसको 1 से बढ़ा दो। अगर ये 5 से छोटी है तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, इसको सीधा सीधा यहाँ से हटा दो। अगर ये 5 है तो पहले आपको पीछे देखना पड़ेगा, पीछे देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा 1, कुछ है तो कुछ है, तो बिना देखे इसको आप 1 से बढ़ा दो। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा अभी, 4.4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा 4.4। समझ गए। 5 के पीछे अगर कुछ भी है तो इस स्थिति में इससे पहले वाली संख्या को आपको 1 से बढ़ा देना है। अब सुनो, 5 के बाद में देखो क्या है, 0। 5 के बाद में क्या है, 0। तो 5 के पीछे देखा, 0 के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां पर भी कुछ भी नहीं है। अब यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो इस स्थिति में इससे पहली वाली संख्या को देखते हैं। अगर ये वाली संख्या विषम है तो आपको 1 से बढ़ा देना है। तो इससे पहले वाली संख्या देखोगे ये 3 है, विषम संख्या है, तो इसको 1 से बढ़ा दो। तो ये तो आपके पास मिल जाएगा 4.4। और इसको देखो, इसके पीछे 0 है, इससे आगे वाली संख्या कितनी भी 6 है, ये क्या भी सम है, तो इसको एज इट इज रहने दो। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4. ये आपके पास में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस संख्या की आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो 5 से अगर बड़ी है तो इससे पहले वाली संख्या को 1 से बढ़ा दो।
5 से छोटी है तो डायरेक्टली हटा दो, 5 है तो पीछे देखो, पीछे कुछ भी है तो 1 से बढ़ा दो, पीछे कुछ भी नहीं है तो फिर आगे देखो, विषम है तो 1 बढ़ा के सम बना दो, और सम है तो एज इट इज रहने दो। इसके अलावा राउंडिंग ऑफ का कोई नियम नहीं है भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद में राउंडिंग ऑफ के बाद में अगला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, बात सुना भाई। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैं आपको कई सारे रूल्स यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। संख्याओं के माध्यम से अपन समझेंगे। तो दी गई संख्याओं में एस एफ ज्ञात करो। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको याद करने हैं अभी। 5, 6, 7, 8, 9, एक तो ये संख्या होगी आपके पास में, एक ही 5, 6, 7, 0, 0, एक ये संख्या होगी। एक हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो 0.0123, और एक हो जाएगी आपके पास में 0.0120, और एक हो जाएगी आपके पास में 2.320, एक हो जाएगा 2.0320, ठीक है ना। और एक हो जाएगी आपके पास है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, एक हो जाएगा आपके पास है 6.625 इंटू 10⁻34, एक तो आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन सब के अंदर आपको क्या करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने हैं। ठीक है ना। तो बात सुनो भी, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या नियम लगाना है अभी, बात सुनना भी। देखो नियम होते हैं 3 प्रकार के नियम होते हैं। एक तो किसके होते हैं अभी, एक तो ऐसी संख्याओं मतलब जो पूर्णांक संख्या है उनके लिए, एक होते हैं भिन्नांक संख्याओं के लिए, और एक होते हैं दशमलव घात वाली संख्याओं के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, एक तो पूर्णांक संख्याओं के लिए, एक भिन्नांक संख्याओं के लिए। भिन्नांक मतलब जिनमें दशमलव पॉइंट आता है, ठीक है ना, जिनमें दशमलव बिंदु आता है, अभी डेसिमल पॉइंट आता है, उनके लिए। तो यहाँ पे ये वाली संख्या वो क्या भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में सभी जितने भी आपके पास है नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारी की सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके अंदर ध्यान से देखना, तो कहीं पर भी आपको जीरो दिख रहा है क्या, नहीं। कहीं पर भी अगर जीरो नहीं दिख रहा तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर कितने देंगे आपके पास है, 5। फिर उसके बाद में सुनो भी, इसके अंदर आपको कहीं पर भी जीरो दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसके अंदर लास्ट वाली जो जीरो होते हैं उनको आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं ना, जो पीछे होते हैं, उन पीछे वाले जीरोज को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करें। तो इन दोनों को आप छोड़ दें, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, तो ये कितना देगा आपके पास में, दो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर कितना देंगे, 3 हो जाएंगे अभी। अब बात सुनो अभी, इनकी दो बात होगी, ओके। अब अपन बात करते हैं कि
जैसे ये वाली संख्या है, इस वाली संख्या के अंदर 10 पॉइंट है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो ये अब देवदांश है, 10 वाली संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक से छोटी संख्या, एक होती है एक से बड़ी संख्या। तो जैसे मान के चलिएगा ये और ये आपके पास एक से छोटी संख्या है, तो एक से छोटी संख्याओं में आपको क्या करना है, भी इधर से चलना है, इधर से चलते हुए जो आपके पास में पहली नॉन जीरो डिजिट आ जाए उससे आगे सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 2 3, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं आपके पास हैं, 3। और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर 0 0, ये नॉन जीरो आ गया, तो यहाँ से आगे ले जाओ, तो 1 2 3, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके पास में 3। अब इसके अंदर जो लास्ट वाला 0 है वो काउंट करना है अभी, तो ध्यान से देखना, देखो जो पूर्णांक संख्या इसमें लास्ट वाले 0 काउंट नहीं करने, जो भिन्नांक संख्या होती है उसके अंदर लास्ट वाला 0 आपको काउंट करना है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी, बात करते हैं ये वाली संख्या क्या है, अभी 1 से बड़ी है, ये वाली संख्या 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि लास्ट वाला 0 है वो अपन काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर कितने हो जाएंगे इसके अंदर 4, और इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, 5 हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो 10 है उसको आप काउंट नहीं करते हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कितनी होती है, 3 होती है। तो एस है बराबर कितना देगा आपके पास है 3, इसके अंदर कितने होते हैं 4 होते हैं, तो एस है बराबर कितना देगा 4, इसके अंदर कितने होते हैं 2 होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर कितने होते हैं आपके पास है 2। ये बात होगी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो पता कर सकते हैं। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, उन एग्जांपल के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने कितने हैं। जैसे 1 2 0 3 0, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। इसके बाद में 1.0010, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। इसके बाद में 0.00100, इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं अभी, ठीक है ना। और इसके बाद में 3.05010, इन सब में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने हैं अभी। तो बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे ध्यान से। इसके अंदर ये वाली संख्या है वो ध्यान से देखना, देखो वो पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या के अंदर लास्ट वाला 0 अपन काउंट नहीं करते हैं, तो 1 2 3 4। अब ये वाला 0 तो अपने को काउंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके दोनों तरफ नॉन जीरो है। 1 2 3 4, यहाँ पर कितना देंगे 4। यहाँ पे ध्यान से देखना, दो ये वाली संख्या है 10 वाली है बट 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है, तो 1 2 3 4 5, लास्ट वाले 0 भी इसके अंदर काउंट होंगे। इसके अंदर ध्यान से, इसके अंदर 1 से छोटी संख्या है तो लास्ट वाले 0 काउंट होंगे, पहले वाले 0 काउंट नहीं होंगे, ये काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, 6 हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो पढ़ा दिया है, और राउंडिंग ऑफ है ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी, ठीक है ना। अभी इसके बाद राउंडिंग ऑफ को मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद सुनो भी ध्यान से देखना, देखो कोई भी आपके पास है जो एग्जैक्ट नंबर होता है, उस एग्जैक्ट नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, भी अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है ना।
जैसे ध्यान से देखना, देखो आपको कितनी अंगुलियां दिखाई दे रही है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया कि मेरे दोनों हाथों में अंगुलियों की संख्या बराबर कितनी है अभी 10। अब ये जो 10 है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं इस 10 के अंदर? ये 10 क्या आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके पास? अनंत। कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास में मार्कर है और मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं? अभी 2 मार्कर्स हैं। तो इस 2 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अभी अनंत है। कैसे? इसको कैसे लिखा जा सकता है? अभी ये आपके पास में जो 10 है, इस 10 को लिखा जा सकता है इस प्रकार से, यूं इसको लिखा जा सकता है बराबर 10.0000000 इस प्रकार से अनंत तक लिखते जाओ भी आप, ठीक है ना। ये बात होगी भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के इसलिए का कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने एप्पल रख दिए। कितने एप्पल रखे हैं मैंने? मान के इसलिए का 15 एप्पल। तो मैंने बोला कि किसी भी बॉक्स के अंदर 15 एप्पल मौजूद है, मैंने काउंट किए। तो एक बात तो इस 15 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात होगी। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, किसी भी संख्या को अगर आप मॉडिफाई करके लिखते हैं तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब मॉडिफाई करके लिखने से सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। कैसे? देखो उदाहरण से मैं बोलता हूं, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि 1 2 3 0 0, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको मैं लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? ऐसे लिखता हूं 1.2300 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में? 10⁴। ये इसको मैं लिखता हूं 1.23 इंटू 10⁴। या इसको मैं लिखता हूं 1.230 इंटू 10⁴। तो क्या ये सारे के सारे सही हैं या इनमें से केवल एक सही है? और एक सही है तो कौन सा सही है और कौन कौन से गलत है? तो इस बात की जांच करने के लिए अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आपको पता है कि लास्ट वाले 0 होते हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कितना देंगे आपके पास में? बताओ 3। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स, पावर्स को तो आप छोड़ दो, 10⁴, 10⁴, 10⁴ को तो छोड़ दो। इसके अंदर 10 मतलब आ रहा है तो लास्ट वाली 0 भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हो जाएंगे? बताओ 5। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3 हो गया। इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हो जाएंगे? बताओ 1 2 3 4। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? अभी 3 है, आपने मॉडिफाई करके लिखा है तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। तो इस स्थिति में केवल आपका ये जो है ना, ये तो है सही लिखने का तरीका, बाकी ये भी गलत है और ये भी लिखने का तरीका गलत है, ठीक है ना। बात तो समझ में आई गई होगी। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो आपके पास में है जैसे कोई भी संख्या, जैसे 0.01230, इसको आपको लिखना है अभी मॉडिफाई करके। तो कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखना, देखो 1.23 इंटू 10⁻⁻²,
1.230 इंटू 10⁻⁻2, 1.2300 इंटू 10⁻⁻2। इसको किस प्रकार से लिखते हैं अपन, ये मैं चेक करता हूं भाई। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई। इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर एक से छोटी संख्या, तो पहले वाले जीरो अपन काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 लास्ट वाले जीरो काउंट करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 हो जाएंगे। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे भाई, 1 2 3। इसके अंदर कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये तो है आपका सही, बाकी ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। तो किसी भी संख्या को अगर आपको मॉडिफाई करके लिखना तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या परिवर्तित नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे का ये साफ कर देता हूं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो ये वाली बातें आपकी समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कहाँ पे काम में आते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से जोड़ बाकी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स अपन काम में लेते हैं, गुणा भाग में सिग्निफिकेंट फिगर्स अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट योग व व्यवकलन। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो योग और व्यवकलन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको दी गई संख्याओं को सामान्य तरीके से जोड़ना या घटाना है। जैसे आपने तीसरी चौथी क्लास के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा था ना, वैसे आपको क्या करना है भी, जोड़ बाकी करनी है। उन संख्याओं को सामान्य तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको यह देखना है कि जोड़ी जाने वाली अथवा घटाई जाने वाली संख्याओं में सबसे कम दशमलव के बाद में डिजिट किस में है, ठीक है ना। और उसके बाद में अंतिम आपका जो फाइनल आंसर है उसमें भी दशमलव के बाद में उतनी डिजिट होनी चाहिए जितनी सबसे कम डिजिट है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ जैसे आपके पास है 5.6721 और इसके बाद 1.28, इसको आपको क्या करना है भी, जोड़ना है। तो 1 + 0 कितना देगा आपके पास में 1, 2 + 0 कितना देगा 2, 7 + 8 कितना देगा आपके पास में 15, 5 हो गया और ये 1 आ गया। तो 6 और 3 कितना देगा आपके पास है 9, पॉइंट आ गया। 5 और 1 कितना देगा आपके पास में 6, ठीक है ना। सामान्य तरीके से आपने जोड़ दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है भी, इसके अंदर देखना है इसमें दशमलव के बाद में कितनी डिजिट्स है बताओ, 1 2 3 4। तो इसमें दशमलव के बाद में 4 डिजिट्स है। इसके बाद इसमें देखना दशमलव के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2। तो इसमें दशमलव के बाद में 2 डिजिट है। तो आपका जो फाइनल आंसर है इसमें भी दशमलव के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए। तो दशमलव के बाद में 1 2, ये 2 डिजिट होगी। तीसरी डिजिट की आपको क्या करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है। और आपकी जो तीसरी डिजिट है वो क्या भी 5 से छोटी है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर दो। तो डायरेक्टली अगर इसको आप रिमूव करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा अभी, आपका आंसर आ जाएगा 6.95, 6.95 आ जाएगा। ये बात हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं को सामान्य तरीके से जोड़ना या घटाना है और उसके बाद में जोड़ी जाने वाली अथवा घटाई जाने वाली संख्याओं में वो दशमलव के बाद में डिजिट्स आपको काउंट करनी है और सबसे कम डिजिट किस में है उतनी दशमलव के बाद में डिजिट्स आपको रखनी है अंतिम उत्तर में, फाइनल आंसर में, ठीक है ना। एक तो आपके पास ये एग्जांपल हो गया और एक अपन चलो एग्जांपल और करते हैं।
तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगा जैसे 8.358 और इसमें से आपको माइनस करना है किसको, 1.123 को, सॉरी 1.2 को माइनस करना है अभी आपको। 8 में से 0 गया 8, 5 में से 0 गया, 3 में से 2 गया, 8 में से 1 गया, 7 हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 7.158 हो जाएगा अभी। अब इसके अंदर देदान से 10 के बाद में कितनी डिजिट्स है, 4। इसमें 10 के बाद में कितनी डिजिट्स है भाई, 2। तो इसमें भी 10 के बाद में कितनी डिजिट्स आपको रखनी है अभी, 4 और 2 में से कौन सी संख्या छोटी है अभी, 2। तो इसमें भी 10 के बाद में 2 डिजिट रखनी है। तो 1, 5, ये 8 है, इसका आपको क्या करना है अभी, राउंडिंग ऑफ करना है। नहीं 2 कहाँ, 1 ही है इसमें तो 10 के बाद में 1 ही डिजिट है भाई, 1 ही डिजिट। तो इसमें भी आपको 1 ही डिजिट रखनी है। तो राउंडिंग ऑफ यहाँ पे किसका होना है अभी, 5 का होना है। तो 5 का कैसे करते हैं, पीछे देखो 8 है, तो इसको आपको क्या करना है अभी, इसको 1 को क्या बना देना है, 2 बना देना है। तो 2 बना देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 7.2। ये आपके पास 7.2 आ जाएगा आंसर। इसके बाद अपन देखते हैं गुणा भाग। गुणा व भाग, तो ध्यान से देखना, देखो गुणा व भाग ये कैसे करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्याओं को सामान्य तरीके से आपको गुणा या भाग करना है और उसके बाद में गुणा या भाग की जाने वाली जो संख्या है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है वो आपको देखने हैं। जोड़ बाकी में तो 10 के बाद की डिजिट्स देखते हैं और गुणा भाग में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं और सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें वो देखो और वहीं तक आपको राउंडिंग ऑफ कर देना है फाइनल आंसर का, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, देवता से गुणा करते हैं अपन, जैसे 4.150 और इसको आपको गुणा करना है किससे, 1.23 से, 1.23 से गुणा करना है भी आपको, 1.23 से गुणा करना है। तो करते हैं चलो अपन, तो कैसे करते हैं देवदान से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया कितना देगा आपके पास है 0, 5 × 3 कितना देगा 15, हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 3 एक कितना देगा आपके पास है 4, 4 × 3 कितना देगा आपके पास है 12। इसके बाद में 2 × 0 कितना देगा, यहाँ पे आपको ये क्रॉस लगा देना है, 2 × 0 कितना होता है आपके पास में 0, 5 × 2 कितना देगा 10, 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 एकम 2, 2 एक कितना देगा आपके पास है 3, 4 × 2 कितना देगा आपके पास है 8। इसके बाद क्रॉस क्रॉस 0, 1 × 0 0, 5 1 4, 0 5 4, 5 और 3 8, 8 2 10 की 0, हासिल लगी 1, 1 1 2, 8 2 10, 10 और 11 का 1, हासिल लगी 1, 4 1 कितना देगा आपके पास में 5 हो जाएगा। 10 के बाद में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं मैंने सही तो किया है ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भाई। तो ये आपके पास है 4.150 और इंटू 1.23, तो सही बात है, बिल्कुल एकदम सही किया अपन ने, ठीक है। तो सही किया, तो अब अपन ये देखते हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एस है बराबर 1 2 3 4,
इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई? 3। तो आपका जो फाइनल आंसर है इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो 3 होने चाहिए, तो 5.10 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसका आपको क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। ये सीधा 5 से छोटा है, इसका से सीधा इसको हटा दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 5.10। 5.10 और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो भी कितने देंगे आपके पास में? 3 हो जाएंगे भी। और यही बात अपन किसमें? भाग में ध्यान रखते हैं। चलो करते हैं, भाग भी करते हैं अपन। तो भाग करते हैं तो क्या आता है देखो, ये एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल ये है कि 14.570 डिवाइडेड बाई 3.5 बराबर कितना होता है? करते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन। तो ये आपके पास बन जाएगा 14.570 डिवाइडेड बाई 3.5। तो ये आपके पास होता है 4.16। तो ये बन जाएगा आपके पास में 4.1628 ये आ गया अभी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे? दोनों से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 और 2 कितना देंगे? 5। इसमें कितने हैं? 2 है। तो इसमें भी आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, तो 4.1 ये 2 तो हो गए। राउंडिंग ऑफ किसका करना है? अभी 6 का करना है। 6 तो आपको पता है 5 से बड़ा है, इस कारण से पहली वाली संख्या को 1 से बढ़ा दो, तो ये आपके पास कितना देगा? 4.2। ये आपका आंसर आ गया अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सिग्निफिकेंट फिगर्स किस प्रकार से मालूम करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और किसी भी संख्या को साइंटिफिक तरीके से लिखते टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या को किस प्रकार से अपरिवर्तित रखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल होता है ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें और उसके बाद में आज का अपन ये जो लेक्चर है ये यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।